शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। तो खबर नंबर 1, लंपी के खिलाफ कितने तैयार। इसके साथ ही कोरोना को लेकर नजर डालेंगे। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। और खबर नंबर 3 होगी, कैंपस बना कुरुक्षेत्र। खबर नंबर 4 होगी, नए सियासी समीकरण। और खबर नंबर 5, जन सुनवाई में सुनवाई नहीं। इसके साथ ही बारिश को लेकर भी नजर डालेंगे। बारिश किस तरीके से आफत लेकर आई है और नजर रहेगी हमारी म्हारा डिग्गीपुर का राजा पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने यंग इंडियन का दफ्तर सील कर दिया है। पैसों की हेराफेरी के आरोप में दफ्तर को सील किया गया है। तो बिना ईडी की इजाजत के दफ्तर को नहीं खोला जाएगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ईडी के एक्शन पर ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाने की आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया। एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेस जनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया। और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से एक्शन के बाद ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा ये समझने की कोशिश करिए कि आज किस तरीके से ईडी की ओर से कार्रवाई की गई। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया गया। ईडी ने नोटिस भी चिपका दिया है और नोटिस में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिना इजाजत के दफ्तर नहीं खोला जाएगा। जबकि तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, एआईसीसी ऑफिस पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और यंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उस कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में कल भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसके बाद इस मामले में जांच एजेंसी की जो टीम है मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जुड़े मामले में आगे तफ्तीश करना चाहती थी। हालांकि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी से जुड़ा मामला है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके आवास पर भी आगे कहा जा सकता है कि आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो दफ्तर है उसको पूर्ण तौर पर सील कर दिया गया है। और जिस तरह से अगर 5 तारीख की बात करें, 5 तारीख को कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस ऑफिस के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए जो नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तो वहीं तीसरा जो लोकेशन, सबसे जो महत्वपूर्ण लोकेशन कहा जा सकता है, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का जो मुख्यालय है, यहां पर भी सुरक्षा घेरा काफी बढ़ा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी लखवीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। लखवीर, बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से, अभी किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर? बिल्कुल प्रियंका, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस का भारी जाब्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है। लेकिन एक बड़ी अपडेट है कि जिस अकबर रोड के दोनों मार्गों को सील किया गया था उस अकबर रोड को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब जो आवागमन है, यातायात का आवागमन अब खोल दिया गया है और तमाम जो यातायात हैं वो अब अकबर रोड से मूव कर रहा है। जिस प्रकार से अचानक से इस अकबर रोड को सील किया गया और कांग्रेस के तमाम नेता भी अब कांग्रेस ऑफिस में आ रहे हैं और एक आपात बैठक भी हो रही है। और इस वक्त कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, प्रमोद तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम
वरिष्ठ नेता हैं जो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं और रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी अजय माकन इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, जो साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है प्रियंका। उनका कहना है कि गत शनिवार को जब तमाम परमिशन मांगी गई थी और ये कहा गया था कि तमाम प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से तमाम प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी 5 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, लेकिन आज डीसीपी की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है। मतलब ये पूरी तरीके से प्लान है और विपक्ष को कुचलने का काम केंद्र सरकार कर रही है। ये बड़ा आरोप अजय माकन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल लखवीर, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर और इसके साथ ही बैठक की भी शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आपने बताया, बड़े अपडेट के साथ बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। तो क्या ये माना जाए लखवीर कि जल्द ही कांग्रेस की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? जी निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और साफ तौर पर इसे अघोषित आपातकाल बताया और कहा कि आज तमाम कांग्रेस जनों के साथ देशवासियों को भी एकजुट होने की ज़रूरत है और आज अगर नहीं बोल लेंगे तो देश को कुचल दिया जाएगा। ये साफ तौर पर बड़ा बात कही और मीडिया पर भी उन्होंने अंकुश खड़ा किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया भी आज दबाव में, पहले भी कई बार कह चुके हैं और यही कारण है कि तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त कांग्रेस पार्टी में मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और रणनीति बनाने। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। रोड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम तुगलक लेन एंड फॉर व्हाट? The only sole object of this exercise is humiliation, insult and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality. और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान की सियासी फिजा में अब हरियाणवी रंग घुलने को तैयार है। पूरी डिप्टी सीएम चौधरी देवीलाल के परपोते और 5 बार हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला अब राजस्थान में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं। इसी कड़ी में 5 अगस्त को दुष्यंत चौटाला जयपुर में जननायक जनता पार्टी के बैनर तले युवाओं का बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत में जजपा की एंट्री। 5 अगस्त को जयपुर में हुंकार भरेंगे दुष्यंत चौटाला। युवा सम्मेलन के जरिए चुनावी अभियान का रणघोष। बदलने लगा है प्रदेश का सियासी समीकरण। राजस्थान में ये बात मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जननायक जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका जरूर रहेगी। अब वो डायरेक्टली रहेगी या इनडायरेक्टली रहेगी, इस पर पार्टी। सुना आपने, राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाएगी। हालांकि प्रदेश की सियासत में जननायक जनता पार्टी डायरेक्ट एंट्री लेगी या इनडायरेक्ट, इसका फैसला पार्टी करेगी। पार्टी नेता दिग्विजय चौटाला ने 5 अगस्त को जयपुर में युवाओं का सम्मेलन बुलाया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी किया है। आज हम गठबंधन में हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। हो सकता है कि भविष्य के अंदर भी इस तरह की चर्चा हो, मगर मैं उसके बारे में आज इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत जल्दी है। हाँ, छात्र संघ चुनाव हम अपने दम पे लड़ेंगे। वहीं प्रदेश के बदल रहे सियासी समीकरण और जननायक जनता पार्टी की एंट्री पर अपना रिएक्शन देते हुए बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने साफ किया कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन यहाँ बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। आपसे सब अपना अपना प्रयत्न करें, मुझे उसमें किसी का कोई एतराज नहीं। सब अपनी अपनी ताकत की आजमाइश करें। पर राजस्थान का अब तक का 70 वर्ष का जो मेरा अनुभव है राजनीतिक, अभी तक यहाँ 2 ही पार्टियों के बीच में केंद्रित रहता है।
तीसरी कोई बुलबुला उठता भी है तो थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है, वरना उसको जनता स्वीकार नहीं करती है। तो अब तक का अनुभव तो ये कहता है, अब ये लोकतंत्र की जाजम तो सबके लिए है, जो भी आवे जिस ढंग से आना चाहे आए, कोई बात नहीं, जनता उसको राइट टाइम पर राइट तरह का सबक दे देगी। फिलहाल मिशन 2023 को लेकर जननायक जनता पार्टी की निगाहें उत्तरी राजस्थान पर टिकी हैं, जहां उसके पुराने रिश्ते रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश की राजनीति में किसी तीसरे की एंट्री को सिरे से खारिज करने में जुटी हैं। हरियाणा में अपनी सियासी जमीन बचाए रखने के लिए जननायक जनता पार्टी राजस्थान में अपना वजूद खड़ा करना चाहती है। पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है ताकि अगले चुनाव में कुछ सीटें हासिल करके यहां पर भी अपना जनाधार खड़ा कर सके। मगर बीजेपी के सितारे तो पहले से ही बुलंदियों पर है, भला वो जेजेपी के साथ गठबंधन क्यों करेगी। मगर चुनावी मौसम में इस तरह की संभावनाओं से भला इनकार भी कौन कर सकता है। कैमरा पर्सन मानसी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयान से उनके अन्य साथी मंत्री इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि वो तो जिस भी अधिकारी को निर्देश देते हैं उसकी पालना होती है। वहीं महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि हो सकता है कि किसी मुद्दे पर उनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारी सरकार में सिस्टम काम करता है, ये उनकी निजी राय हो सकती है। गौरतलब है कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मंगलवार को भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई से इंकार करते हुए कहा था कि ऐसी जन सुनवाई का क्या फायदा जिसमें अधिकारी उनके निर्देशों की पालना ही नहीं करते। उसमें तो विश्वेंद्र जी ज्यादा बता पाएंगे, पर हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम जहाँ भी अधिकारियों को निर्देश देते हैं उनकी पालना की जाती है। हो सकता है किसी मुद्दे पे उनके साथ में ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हमारी सरकार का हर जो सिस्टम है वो काम करता है। जनता के लिए हम लोग सेवक बन के कार्य करते हैं, उनकी निजी राय हो सकती है। उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जनता पैसा लगा के। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि गहलोत सरकार फिलहाल मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का साहस नहीं जुटा पाएगी। राठौड़ ने कहा कि कैबिनेट में सिर्फ एक मंत्री पद ही खाली है और दावेदार अनेक हैं। ऐसे में हालात एक अनार 100 बीमार वाले हैं। न छीका टूटेगा और न ही बिल्ली मलाई खाएगी। सरकार के अंदर नए मंत्रियों के लिए स्थान इसलिए नहीं है कि पूरी अधिकतम संख्या में मंत्री बने हुए हैं, सिर्फ एक पद खाली है और दावेदार अनेकों हैं। एक अनार 100 बीमार, इसका परिणाम कभी निकलता नहीं। ये सब लोक लुभावनी बातें हैं। ना छीका टूटेगा, ना बिल्ली मलाई खाएगी, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं समझता। मेरी खुद की मान्यता है, मेरा राजनीतिक साइंस ये कहता है कि अभी मंत्रिमंडल का रिसफल करने की हिम्मत मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उनको बताइए। लगता है प्रदेश में इस समय किसी की सुनवाई हो रही है। मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, तो बेरोजगारों का कहना है कि सरकार के मंत्री उनकी नहीं सुनते। जन सुनवाई में हंगामा हुआ जोरदार। मंत्री के जवाब पर भड़के बेरोजगार। बात सुनने को मंत्री नहीं है तैयार। हमारे भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। जोरदार हंगामे की ये तस्वीरें राजधानी जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की है, जहां जन सुनवाई के दौरान एनटीटी अभ्यर्थियों ने मंत्रियों के सामने ही हंगामा कर दिया। नियुक्तियां नहीं होने से नाराज बेरोजगार तुरंत भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान बेरोजगारों की पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नोक-झोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने बेरोजगारों को कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकाल दिया।
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि मंत्री उनकी नहीं सुन रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। योग्य नहीं है और उसको आधार बनाकर बाहरी राज्य के लगभग 200-300 छात्र भर्ती में प्रवेश कर रहे हैं। ये एनटीटी जो बेरोजगार छात्र हैं उनके भविष्य के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हमें इस जो हो यानी यहाँ पर ममता भूपेश जी की जनसुनवाई में ये कार्य करना पड़ा। हम सबके पास जाते हैं, कोई हमको साथ न देके बस भगा देते हैं। पीए साहब को जो विज्ञापन देते हैं पीए साहब ले लेते हैं, हाँ करेंगे। मैडम हमको कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। 2018 से भर्ती निकली हुई है, जो आधे पदों पे भर्ती करके गीता बजाज के 125 बच्चों को अनलीगल तरीके से इन्होंने दे दी। जो राजस्थान के लीगल बच्चे हैं उनको बिल्कुल अधर में, उनका अंधकार में है। इस पूरे मामले में विभाग की मंत्री ममता भूपेश के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि 1350 एनटीटी की भर्तियों में से 850 को नियुक्ति दी जा चुकी है। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, जिसके कारण बचे हुए कैंडिडेट्स की नियुक्तियां अटक गई हैं। ऐसे में हम कोर्ट में मजबूत पैरवी कर रहे हैं। जैसे जैसे मामला सुलझेगा नियुक्ति दे दी जाएगी। एनटीटी की हमारी 1350 की भर्ती निकाली थी हम लोगों ने, जिसमें से लगभग 850-900 की भर्ती हम लोग कर चुके हैं और उसके अलावा कुछ भर्तियों के ऊपर कोर्ट ने स्टे दे रखा, जिसमें सरकार विभाग है जो पूरी तरह से अपनी पैरवी रख रहा है। कोर्ट स्टे की वजह से हम कुछ बच्चों को नहीं ले पा रहे। जिस तरह से कोर्ट स्टे खत्म होते जाएंगे हम बच्चों की भर्ती को आगे बढ़ाते जाएंगे। वैसे तो सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियां देने का दावा करती रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से साफ दिख रहा है कि बेरोजगार इस सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। संसद में संत आत्मदाह मामले की गूंज, ईडी से जांच की मांग। प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस, अवैध खनन में ईडी से आस। संत आत्मदाह प्रकरण में चढ़ा सियासी पारा। खनन की संसद में गूंज, ईडी की एंट्री की मांग। साधु संतों की हुंकार, सरकार को अल्टीमेटम। विजय दास को मिले इंसाफ, बलिदान का हो हिसाब। देखिए आज रात प्राइम डिबेट में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के साथ अब कोरोना के बढ़ते केस ने चिंता बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मौसमी बीमारियों को लेकर फील्ड कार्मिकों को घर घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए। वहीं सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले मरीजों के भी कोविड सैंपलिंग के निर्देश दिए गए, जबकि अगले 1 महीने में प्रिकॉशन डोज के लिए भी विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। लोग मौसमी बीमारी समझकर कोविड को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे में कोरोना कभी भी खतरनाक हो सकता है। को देखते हुए विशेषकर कोविड के केस जो बढ़े हैं पिछले दिनों, उनको देखते हुए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज, सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हमने उनको कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कराएं और निश्चित रूप से कोविड में जो मंकी पॉक्स का जो केस जो सस्पेक्टेड थे वो हमारी खुशकिस्मत है, दोनों नेगेटिव रिपोर्ट आई है और हम पूरी तरह विभाग पूरा सतर्क है, हमारे अधिकारी पूरे सतर्क है। कोई भी मौसमी बीमारी हो, कोविड का हो, उसका निश्चित रूप से अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। उससे लोगों के जमीनी स्तर पर डर नहीं रहा। प्रिकॉशन डोज जो फ्री में लगा रहे हैं उसके लिए भी लोग नहीं आ रहे। हमने उसके लिए विशेष कैंपेन चलाकर 1 महीने में 100% टारगेट की अचीव करने के लिए दिए हैं। तो जो बहुत कम लोग हैं, फ्री के होने के बाद भी लोग प्रिकॉशन डोज नहीं लगा रहे हैं, गंभीर बात है। उसके लिए हम विशेष कैंपेन चलाकर इसको जल्दी पूरा करें। और रुक करेंगे अगली खबर का। अवैध खनन का विरोध करते हुए खुद को बलिदान कर देने वाले संत विजय दास वाले मामले में संत समाज ने गहलोत सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। संतों ने आदि बद्री और कनकांचल पर्वत एरिया को संरक्षित करने की मांग पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताई है। संतों का आरोप है कि अभी भी इलाके में स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, उन्हें नहीं हटाया गया तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। गहलोत सरकार पर भड़का संत समाज। खनन प्रभावित पर्वतों को संरक्षित करे सरकार।
वरना संत समाज कोई भी कदम उठाने को आजाद। अशोक गहलोत के सरकार जो कि आदि बद्री और कनकाचल पर्वत के जो वन क्षेत्र में देने के लिए वो किए थे, उसमें अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, न स्टोन क्रेशर वन क्षेत्र में से हटे हैं और माइनिंग का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि माइनिंग भी कभी चलवाते हैं। सुना आपने, संत हरिबोल दास ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ किया है कि आश्वासन के बाद भी वन क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगा हुआ है और ये लोग कभी भी अवैध खनन शुरू कर सकते हैं। सरकार उनके साथ धोखा कर रही है और खनन माफिया के हाथों बिकी हुई है। अब माइनिंग चलवा सकती है सरकार, क्योंकि खनन माफियों के साथ में सरकार बिकी हुई है। जब खनन माफियों के सरकार नहीं बिकी हुई तो गजट नोटिफिकेशन तत्काल कर देती और इसको सीबीआई में भी सौंप देते कि इसको कहाँ कौन से अधिकारी दोषी हैं, कौन से मंत्री दोषी हैं, कौन से विधायक दोषी हैं, कौन से क्षेत्र के जनता दोषी है। संत विजयदास के आत्मदाह के बाद राज्य सरकार ने संतों को 15 दिन में समस्या के समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक सरकार अवैध खनन रोकने और क्रशर मशीन हटाने का गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर पाई है। संत सरकार से सीधे लीज निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर बड़े बड़े क्रैशर मशीनें रखी हुई हैं, क्योंकि वह क्षेत्र अभी मात्र दर्ज हुआ है वन क्षेत्र करने के लिए, अभी उस पर कोई कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से नहीं की गई है। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के रहते, बड़े बड़े क्रैशरों के रहते एवं जो लीजें वहाँ हैं उनको जब तक निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक आशंका बनी हुई है कि कहीं फिर पुनः शुरू ना कर दें। संतों का बड़ा आरोप है कि आदि बद्री और कनकाचल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने में सरकार नाकाम रही है, क्योंकि सरकार के कई मंत्रियों की खान वहां पर स्थित है। सरकार नहीं चाहती कि अवैध खनन बंद हो। 10 महीने का समय अपने मंत्रियों के तुष्टीकरण में उन्होंने निकाल दिया, जिनकी स्वयं की खाने हैं उसमें स्वयं वो दोषी हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ये खनन बंद हो। फिलहाल अवैध खनन के मामले पर राज्य सरकार और संतों का समूह आमने सामने है। राज्य सरकार के आश्वासन पर संत फिलहाल शांत हैं, लेकिन संतों ने साफ किया है कि यदि अवैध खनन बंद नहीं हुआ और वन क्षेत्र संरक्षित नहीं हुआ तो वे कोई भी कदम उठा सकते हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे देखें